Hi, my dear students. I hope you guys are doing well. Welcome to the session. This is the second episode of NMAT Most Important Questions. One we have already done. In case you missed the session, don't forget to watch the video. And in today's session, we'll do some very exciting questions. So the idea is to give exposure to you of each and every question type that is tested in the exam, ताकि आपकी holistic preparation हो सके और आप अच्छे से एग्जाम में परफॉर्म कर सके। तो इस क्लास में आप क्या करेंगे, इस क्लास में ऐसा मत करिए रिलैक्स करके आप वीडियो देख रहे हैं। कोशिश करिए एक पेन और पेपर साथ लेकर बैठें और क्वेश्चंस को पैरेलली सॉल्व करते रहें, ताकि आपको अप्रोच समझ में आए, जो आपकी गलतियां हैं उनसे आप लर्निंग ले सके और अपनी जो प्रोडक्टिविटी है उसको मैक्सिमाइज कर सकें। ठीक है जी, तो सेशन बिगिन करते हैं। अगर आपने पहला लेक्चर नहीं देखा, जेंटल रिमाइंडर, प्लीज सी द लेक्चर, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू कवर questions of diverse types, multiple types, so that you're absolutely ready, you are aware of what's going to come in the exam, right? तो चलिए, I will give you time for each question. तो हर question के लिए मैं आपको 30 seconds 40 seconds जितना उस question की जरूरत है उतना टाइम दूंगी। अगर आपको लगता है आपको ज्यादा टाइम चाहिए, पॉज करिए वीडियो को, क्वेश्चन को तसल्ली से सॉल्व करिए, उसके बाद वीडियो को रिज्यूम कर दीजिए और जो भी क्वेश्चन का अप्रोच है उसको राइटली सीखिए। कोई गलती हुई है तो एरर लॉग बनाइए, कहीं नोट्स बनाने की जरूरत पड़ती है क्विक पॉइंटर्स लिख लीजिए, सो दैट जब आप लास्ट मोमेंट में एग्जाम से पहले रिविजन करें तो आप बिल्कुल सॉर्टेड हो। ठीक है, चलिए, सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। आई विल लीव द स्क्रीन so that the visibility is better. The research findings were presented dash the conference dash the keynote speaker who emphasized the importance of innovation in the industry. ठीक है, तो हम अगर एक छोटी लोकेशन की बात करते हैं ना, तो हम उसके लिए एट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे आई लिव इन जयपुर एट राजा पार्क, समझ में आई बात? तो एट कहाँ पर है? एट बी और सी में, यानी ए चॉइस एलिमिनेट हो गई, डी भी हो गई। ड्यूरिंग will not give the right flow to the discussion, तो ई भी एलिमिनेट कर देते हैं। अब हमारे पास दो चॉइसेस रही, तो आप ऐसा बोलते हैं ना, द लेक्चर वॉज डिलीवर्ड बाय द प्रोफेसर, राइट? यू विल गो टू द मीटिंग विद योर फ्रेंड, बट who will be delivering the lecture? Rajesh will be speaking, right? And the note will be presented by the head of the company, right? So C will be the right choice to go for. Prepositions एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, एग्जाम के POV से इंपॉर्टेंट है। नाउ लेट्स टेक अ लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो जब हम ऐसे क्वेश्चंस करते हैं जहां पर हमारे पास मल्टीपल ब्लैंक्स होते हैं, तो स्टेप 1 ये होता है कि स्टार्ट विद द इजियर ब्लैंक। ठीक है, आई विल जस्ट क्विकली टेल यू द अप्रोच ताकि आप अप्लाई कर सकें। स्टार्ट विद द इजियर ब्लैंक। किसी ने नहीं लिखा है कि फर्स्ट सेकंड थर्ड क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में करना है। जो आपको सबसे पहले समझ बैठती है जिस भी ब्लैंक की, उससे बिगिन करिए। आप उस ब्लैंक को सॉर्ट कर देंगे तो पजल का एक पीस कंप्लीट हो गया, और वो कंप्लीटेड जो पीस है वो आपको हेल्प करेगा टू सॉल्व द रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन, राइट? तो विजडम रखिए, ऐसा नहीं कि पहले ब्लैंक से लड़ाई लड़ रहे हैं। हो सकता है कि आप थर्ड ब्लैंक से ही क्वेश्चन क्रैक कर लें, सेकंड से कर लें। कई बार ऐसा होता है कि आप पूरा क्वेश्चन नहीं कंप्लीट कर पाते एक ब्लैंक को सॉल्व करके, फिर भी कई इनकरेक्ट ऑप्शंस आप एलिमिनेट कर देते हैं, राइट? सो देन अंडरस्टैंड द एंटायर डिस्कशन, सी हु और व्हाट आर वी टॉकिंग अबाउट, व्हाट इज द एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन रिगार्डिंग द ब्लैंक, या पूरे सेंटेंस में क्या इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड है, कोई ट्रांजिशन वर्ड्स है तो उनको भी ऑब्जर्व करिए, केयरफुल रहिए। हो सकता है तो आंसर जरूर प्रिडिक्ट करिए। जब प्रिडिक्ट कर रहे हैं तो जो अपना प्रिडिक्शन है सिंपल रखिए, वहां पे कॉम्प्लेक्स इंग्लिश को यूज करने की जरूरत नहीं है। और लास्ट स्टेप है अग्रेसिव प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन। एक ब्लैंक को सॉल्व कर लें, साइकिल रिपीट करें फॉर द नेक्स्ट ब्लैंक। नेक्स्ट ब्लैंक को सॉल्व कर लें तो रिमेनिंग ब्लैंक के लिए सेम स्टेप्स को आप रिपीट कर सकते हो। जैसे अगर इफ आई टेक अ लुक एट दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, the pursuit of dash often involves grappling मतलब struggling with abstract concepts and theories that challenge our conventional understanding of dash. Engaging in such intellectual exercises can lead to, तो अगर आप ऐसे intellectual exercises में involve हो गए तो उससे क्या होगा? आउटपुट पॉजिटिव आएगा ना। अगर मैं एक मुश्किल काम में इन्वॉल्व हो रही हूँ, इंटेलेक्चुअल एक्सरसाइज में इन्वॉल्व हो रही हूँ, सो हाउ विल इट बेनिफिट? इट विल बेनिफिट इन अ पॉजिटिव वे. To a profound understanding could be a good answer, right? Profound understanding of the underlying principles. तो पढ़ते पढ़ते आपने decode कर लिया कि अच्छा intellectual exercises से आपको क्या eventual outcome मिलेगा. So now if you take a look at this, it will help, right? There will be a positive word, right? It will benefit.
सो ऑब्फ्यूस्केशन तो होता है कंफ्यूजन क्रिएट करना, यानी कि बी आपका एलिमिनेट हो गया, सी आपका एलिमिनेट हो गया, ई आपका एलिमिनेट हो गया। अब आपके पास केवल दो चॉइसेस हैं, तो आपने अपनी लाइफ कितनी सिंप्लीफाई कर ली, राइट। तो इस तरीके से इंटेलिजेंटली आपने आसान ब्लैंक से स्टार्ट किया। ये तो आप समझ गए ना कि अगर मैं एक इंटरेस्टिंग एक्टिविटी में इंगेज हो रही हूँ, राइट, इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी में, तो वो बेनिफिट ही करेगी। तो हम वहां पर ऑब्फ्यूस्केशन नहीं पिक कर सकते कि उससे कंफ्यूजन इवेंचुअली आएगा, राइट, उससे तो क्लैरिटी आएगी। अब आप देख लो, आपके पास दो चॉइसेस हैं, इल्यूसिडेशन कॉमन है। नाउ टेक अ लुक एट द रेस्ट ऑफ द ऑप्शंस एंड पिक द राइट चॉइस। मेटाफिजिक्स क्या होता है? मेटाफिजिक्स होता है स्टडी ऑफ एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स। तो मेटाफिजिक्स का मतलब आपको मैंने बता दिया, परसेप्शन आप समझते ही हैं। डायलैक्टिक्स इन्वॉल्व द डिस्कशन ऑफ आइडियाज। देन फिनोमिनोलॉजी क्या होता है? दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ एक्सपीरियंस एंड कॉन्शियसनेस। तो ये तो खैर डायलैक्टिक्स वाला और फिनोमिनोलॉजी वाला तो अपने पास पहले ही ऑप्शन एलिमिनेट हो गया है। देन कमिंग टू द फोर्थ ऑप्शन, हर्म्योनोटिक्स, ये क्या होता है? ये बेसिकली थ्योरी ऑफ इंटरप्रिटेशन कहते हैं हम, ठीक है, जो टेक्स्ट पे अप्लाई होती है। सो कमिंग टू मेटाफिजिक्स, अगेन हियर यू कुड कंसिडर सो द परस्यूट। अब आपके पास इन दोनों वर्ड्स की मीनिंग क्लियर है, तो यहां पर तो मेटाफिजिक्स भी आप फिट कर लेंगे और हर्म्योनोटिक्स भी फिट कर लेंगे। अब परसेप्शन और मोरालिटी, ये आपको यहाँ पे जजमेंट बताना है, ठीक है। सो now the pursuit of metaphysics often involves grappling with abstract concepts and theories that challenge our conventional understanding of morality or of our viewpoint. So you have to understand. So when we are talking about metaphysics, it will be not pertaining to morality but wisdom with the thought process, right? So between perception and morality, perception is a better fit, so we will go for A as the right answer. ठीक है, यहां पर मेटाफिजिक्स और हर्म्योनोटिक्स फिट होता था, इल्यूसिडेशन कॉमन था। बिटवीन परसेप्शन एंड मोरालिटी, it will be a viewpoint or thought process. That's a better option rather than talking about another dimension of morality involved. So we will go for A as the right choice. Let's solve this parajumble question. चलिए, और समय चाहिए तो आप बेसिकली क्या करिएगा, वीडियो को पॉज कर दीजिएगा। आई वुड वांट यू टू एक्सप्लेन, see the explanation once you have solved the question. ठीक है, चलिए, so now let's take a look at this. Kroger wants the court to rule out on the matters and argue that in-house tribunal violates constitutional protections against federal government overreach. तो एक बार जब पैराजम्बल्स करते हैं तो मेजर पॉइंटर्स क्या होता है? क्रक्स ऑफ द डिस्कशन आइडेंटिफाई करिए, राइट। ओपनिंग स्टेटमेंट देखिए, जो एक ब्रॉड स्टेटमेंट होना चाहिए। जो स्ट्रक्चर रहेगा वो इन्वर्टेड पिरामिड रहेगा। सबसे ब्रॉड स्टेटमेंट डिस्कशन को बिगिन करेगा, जैसे जैसे डिस्कशन में आगे बढ़ेंगे उतना प्रिसिशन ऐड होता जाएगा, राइट। कोशिश करिए कि आप मैंडेटरी पेयर्स आइडेंटिफाई कर लें। मैंडेटरी पेयर्स यानी कि दो ऐसे स्टेटमेंट जिनका एक साथ होना जरूरी है। इसमें आपके प्रोनाउंस और डेमोन्स्ट्रेटिव्स मदद करेंगे। प्रोनाउंस ही शी दे देम होता है, डेमोन्स्ट्रेटिव्स दिस दैट दीज दोज होता है। ट्रांजिशंस को भी ऑब्जर्व करें। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्लूज हैं जो आपको सेल थ्रू करवाते हैं इन पैराजम्बल्स क्वेश्चंस। और एक चीज का ध्यान रखिएगा कि आपको क्रक्स ऑफ द डिस्कशन पता होना चाहिए। ये चारों सेंटेंसेस को पढ़ के समझने की कोशिश करिए कि इवेंचुअली पैराग्राफ कहना क्या चाहता है। सो द एफटीसी रेकन्स दैट सच क्लॉजेस, तो अब सच क्लॉजेस यानी कि इससे पहले रेफरेंस स्टेटमेंट आना चाहिए, राइट। सो इफ आई से yesterday Dhruv broke the window of the neighbor, such behavior is unacceptable. Which behavior? We are referring to the previous statement. So in that case, such से पहले हमारे पास statement होना चाहिए, right? Such clauses stifle the creation of new business and suppress wages, but companies argue they are needed to protect intellectual property. The judge found that the new rules were arbitrary and that the FTC did not have the power to make them. The FTC also found. So please understand this. अगर मैं कह रही हूँ कि also, so if I say Priya, Vignesh and Sia will go to the party, it is expected for Vikas to also come. तो लिस्ट में आपने ऐड कर दिया ना, तो ऑल्सो क्या, ट्रांजिशन और डिस्कशन को आगे बढ़ा रहा है, लिस्ट को आगे बढ़ा रहा है। सो देन देर इज वन एस्पेक्ट what FTC has identified and FTC also found itself. So can you see these two statements can act as a mandatory pair? तो 2-3 mandatory pair हो जाएगा। कहाँ पे दिख रहा है आपको 2-3 mandatory pair? सिर्फ C choice में दिख रहा है।
राइट, ऐसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। या आप एक बार पढ़ लीजिए, फेडरल जज थ्रू आउट ऑफ द फेडरल ट्रेड कमीशन बैन ऑन नॉन कम्पीट अग्रीमेंट्स विच वॉज ड्यू to come into force next month. Non-compete clauses in contracts stops employees joining rival firms. तो FTC यूज कर रहे हैं, पहले तो बताएंगे ना कि फेडरल ट्रेड कमीशन, तो पहले आप एंटायर एब्रीवेशन यूज करने से पहले उसको डिटेल में नाम मेंशन करते हैं, उसके बाद शॉर्ट फॉर्म्स पे जाते हैं। तो एनी केस 2 3 4 के बाद ही आना चाहिए, तो 2 3 4 के बाद कहां पर आ रहा है, कई ऐसी जगह 3 पहले आ गया, सो ए ऐसे ही एलिमिनेट हो गया। इन दैट केस बाकी सब चॉइसेस में 2 3 4 के बाद आ रहा है। 2 3 हमने मैंडेटरी पेयर आइडेंटिफाई कर लिया, 4 शुड बी द स्टार्टिंग स्टेटमेंट, और यहाँ पे कोड का मेंशन है, 1 उस आइडिया को बिल्ड कर रहा है, तो 4 के बाद 1 ऑल्सो कैन मेक अ मैंडेटरी पेयर, सो गुड चॉइस टू गो फॉर इज 4 2 3 1। ठीक है जी, चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। This is a grammar based question. You have to look for a sentence that does not have any error in it. So the fractured edge of the bowl is heated, trimmed with scissor. तो scissors, tongs, tweezers, socks, shoes, pants, jeans, ये सारे plural terms होते हैं, तो scissor नहीं आएगा, scissors आएगा। So A में हमें गलती दिख गई। Coming to the next sentence, he, you and me should plan, तो me is not right, subject चाहिए यहाँ पर, he, you and I should plan to have a productive meeting, तो यानी B में भी गलती दिख गई। The homeless, often overlooked and marginalized, faces immense challenges that require compassionate and unwavering support from the broader community. So when we talk about homeless, we are basically talking about a plural idea, right? So faces की जगह face should be the right choice. Coming to D, only later did she realize the profound impact those seemingly insignificant words would have on the trajectory of her life, shaping her destiny in ways she could never have imagined. इसमें कोई error नहीं दिखता. Coming to E, the project will be completed at time. You say I will be on time, so will be completed on time. तो देख रहे हैं एक ही क्वेश्चन में मल्टीपल कॉन्सेप्ट चेक कर लिए। यहाँ पर प्रेपोजिशन का कॉन्सेप्ट चेक करा, राइट, यहाँ पर एसवी सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का कॉन्सेप्ट यहाँ पर चेक कर लिया, इस केस में प्रोनाउंस का कॉन्सेप्ट आ गया। यहाँ पर आपको ये पता होना चाहिए काउंटेबल, नॉन काउंटेबल्स और नाउन्स का ओवरऑल आइडिया, कौन कौन से वर्ड्स होते हैं, सिजर्स, जीन्स, टोंग्स, ट्विजर्स, राइट, ये सारे के सारे पैंट्स, शूज, सॉक्स, इनको आप प्लूरल ही कंसिडर करते हैं, ये सिजर नहीं लिखा जाता, सिजर्स लिखा जाता है, राइट। सो वी कैन पिक डी एज द राइट आंसर, इसमें कोई एरर नहीं है। लेट्स टेक अ लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट्स अ सिंपल वन, ऑल्सो अ क्विक वन। Identify the synonym of the underlined highlighted word from the given options. Her lucid explanation made the complex topic much easier to understand. तो यहाँ पर rest of the sentence ने आपको clear कर दिया है कि क्या कहना चाहता है word. So the explanation made the complex topic much easier to understand. So अगर कोई complex topic आसान हो रहा है समझने के लिए, तो lucid का मतलब क्या होगा, something which is clear, right? तो vague, रैंडम होता है, कंफ्यूजिंग, एम्बिगुअस, ऑब्सक्योर, ये तो फिट ही नहीं होंगे। सो द राइट सिनोनिम विल बी क्लियर, राइट। ल्यूसिड का एक और सिनोनिम याद कर लीजिए, विच इज पेल्यूसिड, राइट। यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आता है, वोकैबुलरी बिल्डिंग में मैंने सिखाया भी हुआ है, आई फील लाइक, नाउ एग्जैक्टली आई डू नॉट रिमेंबर, बट देयर सर्टन वर्ड्स जिनको हम कैंगरू वर्ड्स कहते हैं या कंगारू वर्ड्स बोलते हैं। उसमें क्या होता है कि जो वर्ड का मीनिंग है वो मेन वर्ड के अंदर ही छुपा होता है, जैसे पेल्यूसिड के अंदर ही ल्यूसिड छुपा हुआ है, राइट। कैन यू सी दिस? सो ये इस ल्यूसिड को क्या कह देते हैं, जोई वर्ड कह देते हैं, और जो मेन वर्ड होता है उसको कैंगरू वर्ड कह देते हैं। जस्ट वन ऑफ द स्ट्रैटेजीज। तो कई ऐसे वर्ड्स आपको मिलेंगे जिसमें द मीनिंग ऑफ द वर्ड इज इन द वर्ड इटसेल्फ, राइट। चलिए, सो नाउ लेट्स प्रोसीड फर्दर टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। लेट्स ट्राई सॉल्विंग दिस। The new software was developed dash, तो आप होते हैं ना, this is in collaboration with this particular company, आपने देखा होगा इन्फ्लुएंसर्स को यूज करते हुए। तो B और D में इन कोलैबोरेशन है, बाकी चॉइसेस आसानी से एलिमिनेट हो गई, राइट। नाउ डैश द IT डिपार्टमेंट, तो किसके लिए कर रहे हैं, आई हैव बॉट दिस प्रेजेंट फॉर यू, सो दिस सॉफ्टवेयर हैज बीन डेवलप्ड फॉर द IT डिपार्टमेंट, राइट। So the correct answer choice will be E in this case. Let's take a look at the next question.
मैं आपको पहले सारे मीनिंग्स बता देती हूँ ऑप्शंस के, क्योंकि हो सकता है कि वो आपके लिए एक मेंटल बैरियर का काम कर रहे हो। सर, इम्ब्यूइंग का मतलब होता है फिलिंग और इंस्टिल करना। पैरालाइजिंग तो आप समझते हैं, किसी की प्रोग्रेस को रोक देना, राइट? नेगेटिव कोनोटेशन में जाता है। इनंडेशन क्या होता है? जब तूफान आता है, बारिश आती है, तो आप बिल्कुल भीग जाते हो ना, तो ओवरवेलमिंग का आइडिया भी होता है। ग्रेजिंग चरना होता है, ठीक है। सो या फिर ग्रेजिंग का मतलब कॉन्टेक्चुअली कई केसेस में लाइट एंगेजमेंट या इन्वॉल्वमेंट भी हो सकता है। शेपिंग आप समझते ही हैं, रिक्विजिट इज समथिंग विच इज एसेंशियल, यूबिक्विटस इज प्रेजेंट एवरीवेयर, एफ्यूलेजेंट मीन्स रेडियंट, ठीक है। मेटामॉर्फिक तो मॉर्फ शेप के लिए होता है, मेटामॉर्फिक इज रेफरिंग टू चेंजिंग ऑफ अ फॉर्म, राइट? Paramount, something which is really important. So existentialism, what is it? It's a philosophical paradigm. Paradigm matlab model, shows that individuals are condemned to freedom, responsible for dash their existence, which means amidst an indifferent universe. The notion of authenticity becomes dash as individuals navigate choices within this existential void. तो इस केस में अगर एक existential void है, यानी कि एक खालीपन हो रहा है, तो जो authenticity का पॉइंटर होगा वो तो contextually important हो जाएगा ना। तो it may what are the options that can fit in? Effulgent is radiant, वो तो नहीं बोल सकते। Metamorphic will again not fit, ubiquitous will not fit। तो हमारे पास क्या हुआ? BCD सेकेंड ब्लैंक के बेसिस पे एलिमिनेट हो गया। पैरामाउंट बिल्कुल सही लगता है। रिक्विजिट मतलब इट बिकम्स असेंशियल, ये भी आप कंसिडर कर सकते हो। अब इम्ब्यूइंग और शेपिंग में, इम्ब्यूइंग ऑफ कोर्स इज अ बेटर आइडिया, सो वी विल गो फॉर ए एज द राइट आंसर। लेट्स सॉल्व दिस पैराजंबल क्वेश्चन। जो मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में पैराजंबल के इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स बताए थे, वो हैंडफुल ऑफ रूल से आसानी से आप पैराजंबल्स के क्वेश्चंस कर सकते हैं। बहुत ज्यादा रूल्स की आपको जरूरत नहीं पड़ती, राइट? सो पे अटेंशन टू द क्लूज, बी वेरी वेरी केयरफुल। और वो अगर 5 स्टेप्स का आपने स्ट्रैटेजिक एप्लीकेशन सीख लिया, तो जो आपकी लाइफ है वो बहुत ज्यादा आसान हो जाएगी। चलो, सो नाउ लेट्स सी, and while this might seem a nice add on today, it was certainly not thought at that time. Which time? This might, right? So this cannot be our opening statement, and इससे पहले भी हमें एक रेफरेंस स्टेटमेंट चाहिए होगा। तो देखिए, लॉयड जॉर्ज होम फिट्स फॉर हीरोज कैंपेन वुड इवेंचुअली लीड टू द बिल्डिंग ऑफ 5 million new homes, more than 3 million in the private sector and more than 1 million in the public before the outbreak of the Second World War. तो ये एक ब्रॉड स्टेटमेंट है, इसको आप ओपनिंग स्टेटमेंट कंसिडर कर सकते हैं। जैसा चॉइसेस में भी रिफ्लेक्ट हो रहा है, सब में ही 2 ओपनिंग स्टेटमेंट है, यानी यहाँ पे तो मोरलेस अपनी क्लैरिटी बैठ ही गई है। द मेजोरिटी ऑफ दीज केम विद अप्रोक्सीमेटली 400 स्क्वायर यार्ड्स ऑफ समथिंग न्यू हाउस होल्डर्स एंड टेनेंट्स had rarely had before open space outside. So the majority of these came. So what these is referring to basically द हाउसेज, यानी कि 2 और 3 साथ में मैंडेटरी भी लगता है। तो 2 के बाद 4 वाला चॉइस एलिमिनेट कर दीजिए, 5 वाला एलिमिनेट कर दीजिए, बाकी सब में 2 3 जा रहा है। सो द हाउस बिल्डिंग कैंपेन वाज प्राइमरली ड्रिवन बाय disciples of the garden city movement, which held that access to open space and land was vital for the health, physical and spiritual of the population. New garden cities could bring people back to Mother Earth, a connection lost during 2 centuries of grinding industrialization, while also protecting Britain's रूरल आइडियल फ्रॉम ओवर डेवलपमेंट। तो अगर आप इस केस में देखोगे तो क्या आइडियाज थे कैंपेन के, दैट दिस वाज वन एजेंडा एंड द अदर वुड बी दैट टू ब्रिंग द पीपल connected to the nature. So the benefits or the idea behind execution has been discussed. So more or less 4-5 is also making a mandatory pair. तो 4-5 mandatory pair E में नहीं है, 4-5 का मैंडेटरी पेयर बी में है और सी में है। तो हमें समझ में आ गया कि अच्छा यार 2-3 मैंडेटरी पेयर है, 4-5 मैंडेटरी पेयर है। तो यहां तक हम क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। अब हमारे पास 2 पॉसिबिलिटीज हैं 1 को इमर्ज करने की, प्लेस करने की। आइदर वी पुट 1 हियर और वी पुट 1 इन द एंड। सो व्हाइल दिस might seem a nice add-on today, it was certainly not thought at that particular time. तो हमारे पास यहां पर ना एक बहुत क्रूशियल क्लू है।
जो आपको यूटिलाइज करना पड़ेगा कि दिस एंड इट, यहाँ पे जो प्रोनाउंस यूज हो रहे हैं वो सिंगुलर के फॉर्म में यूज हो रहे हैं, जबकि अगर आप लास्ट स्टेटमेंट के बाद अगर वन को प्लेस करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास सिंगुलर रेफरेंस नहीं है, बट इफ यू प्लेस इट राइट आफ्टर थ्री, the majority of these came with approximately 400 square yards of something. New householders and tenants had really had before open space outside. तो यहाँ पर can you see this is a singular noun और singular pronoun is सिंगुलर नाउन को जस्टिफाई कर पाएगा. सो विच इज अ गुड पोजिशन, वी कैन गो फॉर बी एज द राइट आंसर. तो देखिए कैसे प्रोनाउंस ने आपको हेल्प कर दिया क्वेश्चन को डिकोड करने के लिए. यही छोटे छोटे क्लूज होते हैं जिनको लेकर अगर आप ऑब्जर्वेंट रहेंगे तो आपका जो इवेंचुअल प्रोसेस है क्वेश्चन सॉल्विंग का वो सिंप्लीफाई हो जाएगा. नाउ लेट्स टेक अ लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन. The committee will announce the results tomorrow. So अब टेंस रिजल्ट्स आर, तो यहाँ पे प्रेजेंट का यूसेज इनकरेक्ट है. द कमिटी इज अनाउंसिंग रिजल्ट्स, यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूस यूज कर रहे हैं, ये भी इनकरेक्ट है. द रिजल्ट्स वर अनाउंस्ड, ये तो लॉजिकली आप द रिजल्ट्स वर अनाउंस्ड बाय द कमिटी टुमारो, दिस तो डज नॉट अलाइन एज अ सेंटेंस ऑल्सो. काम कल हो रहा है, टेंस पास्ट का यूज कर रहे हैं. तो अगर आप टेंस के हिसाब से ही देखें तो बहुत इजीली आप डी ई और ए को एलिमिनेट कर देंगे, राइट. अब आपके पास दो चॉइसेस बचती हैं बिटवीन बी एंड सी. यू हैव टू सी विच विल बी द राइट ट्रांसफॉर्मेशन. एक्टिव पैसिव के क्वेश्चंस बहुत क्विक टू सॉल्व होते हैं अगर आपको रूल्स पता हो तो आप नोट करते जाइए. जैसे मैंने अभी आपको कहा कि प्रेपोजिशंस का आप रिविजन कर सकते हो. सिमिलरली एक्टिव पैसिव के शॉर्ट में देयर आर 10-15 रूल्स विच यू कैन रिवाइज सो दैट आपको क्वेश्चन सॉल्विंग में ज्यादा जोर ना आए. तो विल हैव बीन इज फ्यूचर परफेक्ट, तो फ्यूचर परफेक्ट भी हमको नहीं चाहिए, राइट. दैट्स ऑल्सो इनकरेक्ट. सो हमारे पास बचा क्या, द ओनली चॉइस दैट वी हैव इज सी. सो द रिजल्ट्स विल बी अनाउंस्ड बाय द कमिटी टुमारो. ठीक है, तो आपने सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की पोजीशन को चेंज कर दिया, राइट. तो द रिजल्ट्स विल बी अनाउंस्ड. कमिटी, कई बार क्या होता है सब्जेक्ट का इतना इंपॉर्टेंस नहीं रहता तो आप उसको बाय से अलाइन कर देते हैं, ऐड कर देते हैं. तो बाय द कमिटी से आपने ज्वाइन कर दिया सब्जेक्ट को. So C will be the right answer. Let's take a look at the next question. Now let's take a look at this particular question. So when we talk about subject verb agreement, it's important to identify that what is the nature of the subject. So यहाँ पर citizens क्या है, this is basically a plural subject. तो अगर हमारे पास subject plural है तो subject verb agreement कहता है कि verb भी plural होना चाहिए. तो verb इस केस में singular है तो हमें मेन सेंटेंस में तो समस्या आइडेंटिफाई हो गई, राइट. अब देखते हैं कि इनमें कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट की प्रॉब्लम को सॉर्ट करता है. बट दिस क्वेश्चन हैज गॉट एन इंटरेस्टिंग ट्विस्ट. दिस इज ऑल्सो टेस्टिंग यू ऑन टेंसेस, राइट. तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि अब इट इज हाउ अ सिंपल ग्रामर का कॉन्सेप्ट कैन बी एडवांस टू एनी डिफिकल्टी लेवल. तो मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था कि देयर आर 6 मेजर कॉन्सेप्ट्स. कौन से, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, प्रोनाउंस में नाउन प्रोनाउन अग्रीमेंट तो होगा ही. एडिशनली एम्बिग्विटी का भी एक कॉन्सेप्ट होता है विच इज फ्रीक्वेंटली टेस्टेड. अपार्ट फ्रॉम दिस मॉडिफायर्स, मिसप्लेस्ड एंड डैंगलिंग बोथ, पैरेलल स्ट्रक्चर, टेंसेस, idioms and phrases. idioms and phrases basically आपका preposition से ड्रिवन होता है तो prepositions भी रिवाइज कर लीजिएगा. वो जैसे आज मैंने आपको काफी सारे क्वेश्चंस कराए भी हैं. तो अगर हम टेंसेस की बात करें तो इस पर्टिकुलर सेट में अगर क्वेश्चन देखा जाए दैट एन अनस्पोकन अग्रीमेंट द सिटीजंस डिसाइडेड, तो सेंटेंस इज टॉकिंग अबाउट एन ऑनगोइंग प्रॉब्लम, राइट. सो पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट विल नॉट वर्क. तो मैं अभी आपको कुछ इंपॉर्टेंट टेंसेस का क्विक सा रिविजन भी करा देती हूँ. द सिटीजंस हैव डिसाइडेड, तो प्रेजेंट परफेक्ट है. प्रेजेंट परफेक्ट फिट्स इन वेल एक्शन दैट हैज बीन कंप्लीटेड इन द रीसेंट पास्ट. सो सेकंड आप रख सकते हो that by an unspoken agreement the citizens have been deciding. So this is basically awkward in construction, तो ये भी incorrect हो जाएगा. That by an unspoken agreement the citizens are deciding, तो this is what, this is present continuous. तो present continuous
is when we use present continuous when the action is happening at the time of speaking, right? तो जैसे मैं अभी आपको पढ़ा रही हूँ और इस टाइम अगर कोई बोलते जो मैं बोल रही हूँ, so the teacher is teaching in the class, action happening at the time of speaking, तो present continuous भी irrelevant है. That by an unspoken agreement the citizens had decided, तो इसमें क्या किया, इसमें past perfect का इस्तेमाल किया, तो past perfect का यूसेज यहाँ पे inappropriate है. क्या होता है past perfect? Let me just get into some more details. तो देखिए हम सबसे पहले मैं आपको सिंपल पास्ट, तो जो जो टेंसेस यूज्ड हैं वो बता देती हूँ. सिंपल पास्ट इज एक्शन कंप्लीटेड, ठीक है, सो द एक्शन दैट हैज बीन कंप्लीटेड. अब यहाँ पर अगर हम पास्ट परफेक्ट की बात करें जो लास्ट सेंटेंस में यूज हुआ था, सो दिस इज वर्ब का सेकेंड फॉर्म. और पास्ट परफेक्ट क्या है, पास्ट परफेक्ट में हैड आ जाएगा प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म. तो पास्ट परफेक्ट भी एक्शन कंप्लीटेड इन द पास्ट ही होता है, बट एक्शन कंप्लीटेड बिफोर अ स्पेसिफिक टाइम इन द पास्ट. इसको मैं पहले आपको डेफिनेशन लिख के देती हूँ, फिर एग्जाम्पल से समझाती हूँ. एक्शन कंप्लीटेड बिफोर अ स्पेसिफिक टाइम इन द पास्ट. जैसे मैं आपको एक सेंटेंस दूं, I had finished my work before lunch arrived. So this action has been completed before a specific time. And what is that before a specific time? Arrival of the lunch, right? तो जब आप past perfect की बात करते हैं उसमें बेसिकली दो actions होते हैं. एक तो ये जो आप define करते हैं with the past perfect had plus verb का third form, and this is in simple past, right? तो अब आप उस sentence से compare कर सकते हैं. It will not be justified there. अपार्ट फ्रॉम दिस आपको कई बार बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि मैम जब हम प्रेजेंट परफेक्ट और सिंपल पास्ट की बात करते हैं तो उसमें व्हाट इज द डिफरेंस. तो अगर मैं बोलूं आई कंप्लीटेड माय वर्क, सो इन दिस केस माय वर्क हैज बीन डन, राइट? आई कंप्लीटेड माय वर्क, तो मैंने सिंपल पास्ट यूज किया. एंड इफ आई से आई हैव कंप्लीटेड माय वर्क, इस केस में भी तो आइडिया यही है कि मेरा काम कंप्लीट हो गया, राइट? अगर दोनों सेंटेंसेस यही कह रहे हैं कि काम कंप्लीट हो गया तो आप कैसे टेस्ट करेंगे? फिर दो टेंसेस की जरूरत क्यों पड़ी, है ना? थोड़ा लॉजिकली सोच के देखिए. हम यूजुअली जब स्कूल में ग्रामर पढ़ते थे ना, हम रट्टे मारते थे. तो ये वर्ब का सेकंड फॉर्म है, ये सिंपल पास्ट है. और यहाँ पर क्या हुआ, इस केस में हमने हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज किया. सो दिस इज प्रेजेंट परफेक्ट. So I hope the question is clear. Both suggest that the work has been done, but there are still two tenses. तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि भाई aesthetic purpose के लिए use कर ले गए. There has to be a logic and there has to be a differentiator. तो जब हम focus करते हैं on the time of completion, I completed my work say yesterday. तो in that case, what is the good choice to go for? Simple past, जहाँ पे the focus is on the time of completion. तो आप किसको preference देंगे? आप प्रेफरेंस देंगे टू सिंपल पास्ट. और जब हमारा फोकस इस आइडिया पे है दैट द टास्क हैज बीन कंप्लीटेड, तो व्हेन द फोकस इज ऑन एक्शन कंप्लीशन, तब आप प्रेजेंट परफेक्ट को पिक करते हैं. सो आई होप दिस विल बी क्लियर. इनको नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन है. इनफैक्ट ये 2-3 टेंसेस अक्सर टेस्ट होते हैं. चलिए, सो नाउ लेट्स मूव अहेड. लेट्स स्टार्ट विद दिस पर्टिकुलर आरसी. मैपिंग करिए. सारी स्ट्रैटेजीज जो आपको आरसी के लिए बताई हुई हैं कैट के लिए सेम एप्लीकेबल रहेंगी, बट आप बस इस केस में क्या होता है, यू गेट इजियर क्वेश्चंस, तो विच इज अ गुड थिंग. यू गेट डूएबल सेट्स. चलिए, इफ यू नीड मोर टाइम यू कैन टेक मोर टाइम एंड रीड इट थ्रू. मीनवाइल आई विल जस्ट एक्सप्लेन इट टू यू. इनफैक्ट एक काम करते हैं, आप पहले पूरा आरसी रीड कर लीजिए, क्योंकि बच्चे कई बार कहते हैं कि मैम आप बीच में एक्सप्लेन करती हैं तो फ्लो खराब होता है. So read the entire set. What we will do is, even I'll show you the questions quickly and then I will explain. I'll take you to the next paragraph. अगर आपको लगता है कि आपको ज़्यादा टाइम चाहिए, आराम से वीडियो पॉज करिए, अपना पेस पे कंप्लीट करिए और फिर आगे बढ़िए. I'll change the slide. I'll quickly show you the questions, right? जो इन बच्चों के लिए कि मैम हमको पूरे सेट एक बार में करने दिया करो, उसके बाद आप एक्सप्लेन किया करो. So I am just showing you the question. आप स्क्रीन पॉज करिए, अपने पेस पे अटेम्प्ट करिए, राइट? आई विल जस्ट शो यू ऑल द क्वेश्चंस so that
you can do them before you see the explanation. और अगर आपको ऐसा लगता है कि पैसेज पढ़ने के बाद करना है, that is also fine. I'll explain the passage in detail, then you can scrutinize the questions. Either of the ways, जो strategy approach आपके लिए काम करती है, आप उस तरह से फंक्शन करिए. एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम हमारी लर्निंग इनहांस होनी चाहिए. तो क्वेश्चंस आर प्रिटी स्ट्रेट इन एनमैट. ऐसा नहीं है आपको कैट की तरह कॉम्प्लेक्स क्लोज आंसर चॉइसेस मिलेंगी. इजी टू एलिमिनेट ऑप्शंस रहते हैं. चलिए, सो आई विल एक्सप्लेन द सेट नाउ. क्वेश्चन पे आप ज्यादा टाइम रुक सकते हो, पॉज कर सकते हो. यही एक्चुअली एक यूएसपी रहता है रिकॉर्डेड लेक्चर को देखने का. यू कैन सेल्फ पेस द लेक्चर. चलिए, आई विल एक्सप्लेन दिस entire passage and then we'll move to the questions. So 157 human clinical trials were approved last year, while just 5 managed to pass muster this year. So basically last year और present year के बीच में author difference create कर रहा है या numbers में variation show कर रहा है. The differentiating factors, so the difference is huge. So now what were the differentiating factors? Factor यहाँ पे explain किया गया. The trials cleared last year by the Drug Controller General of India were on the recommendations of only the new drug advisory committee. तो जो last year drug trials clear हुए थे, किसने clear किए थे? Cleared by. तो इनफैक्ट ये अब आप यूसेज देख सकते हो. मैंने आपको एक preposition का question किया था, हमने fill in the blank का. So the report will be presented by the manager. इस तरीके का कोई क्वेश्चन था. तो अब देखो, so the trials were cleared by the Drug Controller General of India were on the recommendations of only the new drug. तो तब कौन recommend कर रहा था? सिर्फ new drug advisory committee. While तो transition आ गया. The 5 cleared this year. तो इस साल जो clear हुए हैं वहां पे क्या difference है? Went through the new 3. अब there are new 3 regulatory bodies, new 3-tier regulatory 3-tier regulatory regime that came into effect this January. So the regulations, the regulatory regime has changed. So क्या हो रहा है? This has come into impact या influence या effect from January following the Supreme Court directive. तो Supreme Court का directive था, instruction था. तो उसे अभी किसी भी ड्रग को क्लियर करने के लिए there is a 3-tier regulatory regime. चलिए आगे बढ़ते. If any, the huge difference in the number of approved trials clearly. तो अब there is a huge difference, right? बिल्कुल सही बात है कि पहले 150 थे, इस टाइम कितने हुए? 5 ही पास कर पाए. So this new difference in the number of approved trial clearly reflects. So what is the reflection or what does this show? या क्या demonstrate करता है? How a radical shift in priority, placing the well-being of volunteers and benefits to the medical needs of the country much higher than the interest of pharmaceutical companies has drastically cut down the number of eligible trials. So आपने basically क्या किया था? किसकी well-being को priority दी थी? Volunteers को over the interest of pharmaceutical companies. तो इससे drastically the number has been reduced. So that's basically what you can conclude, right? चलिए आगे read करते हैं आरसी को. There can be no better proof that till the court intervened. So there can be no better proof of what? Permissions to conduct clinical trials were granted with scant regard. With scant मतलब very less. Scant rainfall हुआ, so something which is very less regard to volunteers welfare. तो यानी कि मतलब volunteers welfare जब तक सुप्रीम कोर्ट ने या कोर्ट ने इंटरफियर नहीं किया तब तक वॉलंटियर्स के वेलबींग को हम इतनी प्रायोरिटी दे ही नहीं रहे थे, राइट? और द रियल बेनिफिट्स टू पीपल एंड आर. सो किसको प्रायोरिटी मिल रही थी? तो फिर ऑफ कोर्स जो आपके दिमाग में इमीडिएट आइडिया आएगा कि प्रायोरिटी तो फिर फार्मास्यूटिकल कंपनीज को मिल रही थी. Also, so this is taking the discussion forward. No regulation worth the name existed. तो regulations भी नहीं थी, volunteers को priority भी नहीं मिल रही थी, right? In checking the clinical trials, racket समझते हैं? जैसे ड्रग रैकेट होता है, तो जो ताना बाना होता है यूजुअली नेगेटिव सेंस में यूज करते हैं, राइट? द कनेक्शंस, exact Hindi word I can't think of right now, but then there's a racket of gangsters, drug racket, mafia, इस तरह के context में use होता है. That was creating havoc. तो बहुत extreme word है ना, havoc मतलब
बहुत बुरा माया जाल था, लोगों को फंसा रखा था, हेवॉक क्रिएट हो रहा था। देयरफॉर तो कंक्लूसिवली क्या बोल रहे हैं, द कोर्ट्स डायरेक्टिव टू रीअसेस द 157 ट्रायल्स यूजिंग द स्ट्रिंजेंट मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग रेगुलेटरी नॉर्म्स शुड बी वेलकम। तो ऑथर कह रहे हैं कि जो ये कोर्ट का डिसीजन है, दिस शुड बी वेलकम, दिस शुड बी अप्रिशिएटेड, क्योंकि ना वॉलंटियर्स के वेलफेयर के बारे में सोच रहे थे, ना कोई खास रेगुलेशन एग्जिस्ट कर रहा था। जो क्लिनिकल ट्रायल्स का रैकेट था वो देश के साथ हेवॉक क्रिएट कर रहा था। So it should not come as a surprise only if a fraction of these trials approved last year passes scrutiny. तो अब क्योंकि इतने सारे ट्रायल्स हो गए तो अब सारे तो पास नहीं कर पाएंगे, बिकॉज जब इन को पास किया गया था ट्रायल्स को तो वॉलंटियर का वेलफेयर भी नहीं सोचा, रेगुलेशन भी नहीं थी। अब क्योंकि रेगुलेशंस आ गए, नॉर्म्स आ गए, तो द थिंग्स वुड इवेंचुअली बिकम डिफिकल्ट। यस, दैट डेफिनेटली मेक्स सेंस ऑल्सो, दैट इफ यू आर कटिंग डाउन ऑन द rules, or there were no regulations, hardly any regulations, and you were not taking of the care of the volunteers welfare, और अब अगर स्क्रूटनाइज वापस करने को कहा गया तो ऑफ कोर्स जो ट्रायल्स पिछली बार अप्रूव हुए थे वो अब उनको परेशानी होने वाली है। चलिए, even if the directive is seen as increasing the regulatory uncertainty and furthering losses to the clinical trials business, there can be no questions of compromising. तो कह रहे कि भी ठीक है, it will eventually make losses तो होंगे, but there is no question, मतलब आप इस पे चैलेंज ही नहीं कर सकते of compromising human safety and treating poor illiterate people are guinea pigs. तो आपने अगर वॉलंटियर्स के वेलफेयर के बारे में नहीं सोचा तो गलत बात है ना, कि मतलब इस पे तो कोई कॉम्प्रोमाइज किया ही नहीं जा सकता कि आपने वॉलंटियर्स जिन पे एक मेडिसिन का ट्रायल हो रहा है आप उनके बारे में सोच ही नहीं और उनको गिनी पिग्स की तरह ट्रीट कर रहे हैं कि इन पे तो तुम कैसा भी एक्सपेरिमेंट कर दो, कुछ भी कर दो। तो ऑथर कह रहे वी कैन नॉट कॉम्प्रोमाइज। और वो लोग भी कौन, इलिटरेट, जो पढ़े लिखे भी नहीं है, जिनको अपने राइट्स भी नहीं पता, जिनको पता भी नहीं कि एक्चुअली उनके साथ क्या हो रहा है। तो ऑथर इसको स्ट्रांगली क्वेश्चन कर रहा है और कह रहा है कि भाई दिस कैन नॉट बी कॉम्प्रोमाइज, यू कैन नॉट कॉम्प्रोमाइज the welfare of the volunteers, right? So author का यहाँ पे concern है, the clinical trial business in India is estimated to be worth around 3000 crores. तो what is the estimated number, कितना business है, बहुत ही humongous, 3000 crores and is expected to double. तो अभी 3000 करोड़ है और उसके बाद इट इज एक्सपेक्टेड, एक्सपेक्टेशन क्या है, दैट इट विल डबल विद इट्स ह्यूज पॉपुलेशन, डाइवर्सिटी, मेडिकल एक्सपर्टीज एंड लो कॉस्ट। इंडिया इज अ हब फॉर ट्रायल्स। तो व्हाट आर द रीजंस, यहाँ पे देख रहे हैं आप, रीजंस का मेंशन है कि आपसे पूछा जाए कि व्हाट आर द रीजंस व्हाई इंडिया इज अ हब ऑफ ट्रायल्स, यू कैन रिविजिट। Tragically, it is the huge financial potential that the industry promise and other gains have led to this unsatisfactory state and the refusal by the government to clean up its act. तो सरकार भी रिफ्यूज कर दिया ना कि इज नॉट ट्राइंग टू क्लीन अप विद व्हाट आर द प्रॉब्लम्स दैट हैव बीन डन, राइट। फॉर इंस्टेंस, अब ऑथर इसको एक्सप्लेन करने के लिए एक एग्जाम्पल देते हैं। द ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल्स ऑफ 1945 वर ओनली रिसेंटली अमेंडेड। तो ड्रग और कॉस्मेटिक रूल को अभी रिसेंटली चेंज किया गया टू कॉम्पनसेट पार्टिसिपेंट्स इन केस ऑफ इंजरी और डेथ। एज द रिजल्ट ओनली अ फ्रैक्शन ऑफ दोज हु डाइड और हैड एन इंजरी वर कॉम्पनसेटेड। सो नियरली 2650 people died during clinical trials in this time. About 80 deaths were directly attributed to them. Astonishing नाम तो कभी इतना दिमाग भी नहीं लगाते, we even don't think about these numbers, right? So similarly, nearly 12,000 adverse events were reported during the same period, जिसमें आप रिपोर्ट्स को डेथ्स को एक्सक्लूड कर रहे हैं। अराउंड 500 were directly caused by trials. So what has been the loss या impact, those have been discussed. Conducting human clinical trials is absolutely necessary if animal trials results are promising. बट ह्यूमन सेफ्टी, तो इवेंचुअली जो ऑथर का पॉइंट है कि देखिए आप करिए ट्रायल्स, वो इंपॉर्टेंट है, बट ह्यूमन सेफ्टी इज सुप्रीम, राइट। आप उसको तो वायलेट नहीं कर सकते, वो रेगुलेशन के तो लगाने पड़ेंगे आपको, उनके वेलफेयर के बारे में सोचना पड़ेगा। एंड द एपेक्स कोर्ट हैज राइटली इंश्योर्ड टू पे अटेंशन टू द एग्जेक्टिव्स, राइटली। तो ऑथर सपोर्ट कर रहा है, अपेक्स मतलब जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है। तो ऑथर कह रहा है कि भाई जो कंसर्न रेज किया गया है, इट इज एब्सोल्युटली फाइन एंड यस, व्हाट शुड बी ह्यूमन सेफ्टी शुड बी supreme, that should be the major priority, and the losses, the number that have been given would be huge. ठीक है, अब आपको पैसेज समझ में आ गया। तो जिन बच्चों ने ऐसा सोचा था कि मैं पैसेज समझने के बाद क्वेश्चंस को सॉल्व करूंगी, अब आई विल गिव यू टाइम एंड आई विल डिस्कस द क्वेश्चंस पैरेलली। तो आप क्वेश्चन पढ़ते जाइए, आई विल कीप ऑन एक्सप्लेनिंग मीनवाइल। इजी क्वेश्चंस हैं, आप बिल्कुल मत घबराइएगा। एनमैट में लैंग्वेज भी मैनेजेबल रहेगी, क्वेश्चंस भी आसान रहेंगे। तो कैट जितना कॉम्प्लेक्स आता ही नहीं है कि आप आरसी को बिल्कुल डर के मारे बैठ जाएं। सो द डिस्क्रिपेंसी बिटवीन द नंबर ऑफ क्लिनिकल ट्रायल्स लास्ट ईयर एंड दिस ईयर इज मेनली ड्यू टू, तो वो तो ह्यूज नंबर में वेरिएशन था, आप रिविजिट करिए, ठीक है।
सो रीजन साइटेड है, आपको आइडेंटिफाई करना है, आपको अगर पैसेज पे रिविजिट करेंगे यू विल गेट योर आंसर। तो यहाँ पर इन्होंने क्लियरली मेंशन किया था 157 clinical trials were approved last year while just 5 managed to pass muster this year. The differentiating factor was this: the cleared last year by Drug Control General of India were on recommendations only by the New Drug Advisory Committee. 5 cleared this year went through 3-tier regulatory regime. यानी इस साल regulatory regime थी, पिछले साल सिर्फ न्यू ड्रग एडवाइजरी कमेटी के बेसिस पे आप क्लिनिकल ट्रायल्स अप्रूव कर रहे थे, that came into effect. So last year there were no norms, this year they have been norms. और जो last year trials approve हुए थे उसमें क्या shift देखा गया कि आपने more or less we did not think about the well-being of volunteers and we only thought about the interest of pharmaceutical companies, right? So let's now take a look at the options. So trial rackets create, this is true, trial rackets create effect, but is this answering the question that the discrepancy is because the trials create the havoc? तो ये देखिए ये क्या होता है, रिसाइकल लैंग्वेज है, स्टेटमेंट फैक्चुअली करेक्ट है, पैराग्राफ में मेंशन्ड है, बट क्वेश्चन को एड्रेस नहीं कर रहा, राइट? तो यदि आप सारे ट्रैप्स, अगर प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन की क्लास नहीं देखी है तो कहीं भी यूट्यूब पे आपको बहुत आसानी से मिल जाएगी, फाउंडेशन लेक्चर में भी करा है हमने, राइट? अभी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कैट के चल रहे हैं, उसमें भी था कि हाउ टू एलिमिनेट नेविगेट थ्रू इनकरेक्ट आंसर चॉइसेस, जरूर देखिए, ठीक है? तो इनफ्लेक्सिबल नॉर्म्स रहा, तो जो उस टाइम जो नॉर्म्स थे उसमें कोई लोगों के वेलफेयर के बारे में सोचा ही नहीं जा रहा था, वो तो कोर्ट ने इंटरवीन किया तो लोगों के बारे में सोचा गया। तो बी वी कैन कीप the policy of drug controller of India. No, it was just approved by drug controller of India, but the norms were not taking care of the people. The recommendation of new drug advisory committee irrelevant. The intervention of Supreme, तो डिस्क्रिपेंसी इसलिए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन किया, सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन किया, दिस इज करेक्ट, बट इज इट एड्रेसिंग माय टास्क? नो. सो द करेक्ट आंसर विल बी बी इन दिस केस. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. जब हम टाइटल का क्वेश्चन करते हैं तो हम ध्यान रखते हैं कि जो भी एक ऐसा स्टेटमेंट है जो होलिस्टिकली पूरे पैसेज के एलिमेंट्स को कंसिडर करे, हम उसको प्रायोरिटी देते हैं. सो लुक फॉर अ ब्रॉडर स्टेटमेंट, राइट? तो लेट्स टेक अ लुक एट द फर्स्ट ऑप्शन, द सुप्रीम कोर्ट्स वर्डिक्ट. तो सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्टिव डिस्कस्ड है, बट द फोकस इज ब्रॉडर, ठीक है? रेगुलेटरी नॉर्म्स को कवर कर रहा है, उनके इम्प्लीकेशंस को कंसर्न कर रहा है. तो देखते हैं, डू वी हैव बेटर चॉइसेस? stringent regulatory norms. So though regulatory norms are central, तो but the title does not encompass the broader theme of systemic reform. रिफॉर्म आया ना कि आप पहले कोई नॉर्म्स नहीं थे, फिर सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन किया और कह रहा है भाई तुम क्यों नहीं वॉलंटियर्स के भले के बारे में सोच रहे हो, व्हाई आर यू नॉट टेकिंग केयर ऑफ देम? सो देयर वर नॉट स्ट्रिंजेंट रेगुलेटरी नॉर्म्स बिफोर. सुप्रीम कोर्ट के इंटरवेंशन से वी आर ऑन दैट रोड, राइट? क्लिनिकल ट्रायल बिजनेस is narrow choice. Cleansing the system, yes. तो यार उसने पहले की सिचुएशन भी बता दी कि पहले इतने सारे अप्रूवल्स थे, अब कम हो गए हैं, फिर सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन किया है, कितनी क्लिनिकल डेथ्स हुई हैं. सो द एंटायर प्रोसेस इज हाउ सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टिव इज ब्रिंगिंग आउट चेंज एट द ग्राउंड लेवल. वी कैन कीप दिस. द राइज एंड फॉल, सो दिस इज मिसलीडिंग. The focus is not on rise and fall but on the regulatory reforms, right? So which is a good choice to go for. We can very easily pick D as the right answer. ठीक है? So look for an umbrella. Umbrella statement मतलब एक ऐसा choice जो holistically आपके most of the elements discussed in the passage को cover करता हो. चलिए, let's take a look at the next question. द प्राइमरी फोकस ऑफ द ऑथर इज कि भैया एंड में उसने लास्ट पैराग्राफ में कहा इतने सारे लॉसेस हुए और उसने कंक्लूसिवली कहा है कि भाई द वॉलंटियर्स, उनकी आपकी सेफ्टी टॉप प्रायोरिटी है, ह्यूमन सेफ्टी इज सुप्रीम एंड पे अटेंशन टू द एक्सट्रीम लैंग्वेज, राइट? ऑथर कह रहा है सुप्रीम है और एपिक्स कोर्ट इज राइटली इंश्योर्ड दैट इट वुड रिमेन सो. तो ऑथर यही तो एस्टैब्लिश कर रहा है कि पहले वाले केसेस में आपने वॉलंटियर्स की वेलबींग के बारे में सोचा ही नहीं, आप उनको सोचिए, वो टॉप प्रायोरिटी है. सो क्लिनिकल ट्रायल शुड बी कंडक्टेड ऑन एनिमल्स, नहीं ऐसा नहीं कह रहा. एनिमल्स पे कंडक्ट होने का आइडिया डिस्कस्ड है कि हाँ अगर एनिमल्स पे हो गया ह्यूमंस पे होना चाहिए, बट द आइडिया शुड बी कंडक्टेड, नो, एंड दैट टू द प्राइमरी फोकस नेवर. ह्यूमन वॉलंटियर्स शुड बी एडिक्वेटली कॉम्पनसेटेड, उनके वेलफेयर को सोचो, कॉम्पनसेशन इज सेकेंडरी. ह्यूमन वेलबींग नॉर्म शुड बी गिवन टॉप प्रायोरिटी, एग्जैक्टली अलाइनिंग विद द लैंग्वेज. तो अब देखिए कई बच्चे कहेंगे कि मैम इसमें थोड़ा सा जो लैंग्वेज का नेचर है करेक्ट ऑप्शन को वो एक्सट्रीम है, बट ऑथर ने भी कहा कि सुप्रीम है. तो अगर ऑथर के क्लेम से ज्यादा स्ट्रॉन्गर क्लेम नहीं है तो देन एक्सट्रीम लैंग्वेज का कोई प्रॉब्लम नहीं है. एक्सट्रीम का क्या है कि ऑथर के क्लेम से ज्यादा स्ट्रॉन्गर क्लेम, करेक्ट आंसर
नहीं हो सकता. Chemical trials can be avoided. The primary focus is not that you avoid it, but the primary focus is that you pay attention to human beings or volunteers का welfare. Supreme Court's role. So primary focus is not on Supreme Court's role, right? Supreme Court has intervened, has given the directives, but it is more than that. It is beyond that. So what is a good choice? C is a good choice to go for. Let's take a look at the next question. Clinical trials are lucrative in India due to all of the following reasons. Retrieval का क्वेश्चन है. मैंने आपको एक जगह मैपिंग करी थी, तो मैंने आपको कहा भी था कि रिविजिट कर लीजिएगा, तो करिए रिविजिट, राइट? जहां पे आपको जरूरत लगती है रिविजिट करिए, उससे क्या बेटर क्लैरिटी होगी. अब यहाँ पर आपको इजीली आंसर मिल जाएगा. आई अंडरलाइन ऑल्सो इट फॉर यू. विद इट्स यूज, आप यहाँ पे मैपिंग में रीजंस लिख के भी आए हैं. With its huge population, diversity, medical expertise and low cost, India may be a hub for trials. अब एक बार आंसर चॉइस देख लीजिए, अब कोई दिक्कत ही नहीं आएगी. शक्तिमान बनेंगे, सोचेंगे कि मेरे को तो बिना रिविजिट करे याद हो जाए, तो then it will create difficulty. So availability of medical expertise, drugs, markets, diversity, lacks regulatory has come, but this is not the reason that clinical trials are lucrative. So E is a good choice to go for. चलिए, let's try the tone question. आपने अगर पॉइंटर्स पढ़ लिए फिर तो क्वेश्चन विल नॉट टेक अ लॉट ऑफ टाइम. रिविजिट करने के 10-12 सेकेंड आप इंक्लूड कर लीजिए, बट एक्यूरेसी उससे बहुत ज्यादा इनहांस हो जाएगी आपकी. तो द टोन ऑफ द ऑथर इज एनालिटिकल, आप रख सकते हो. कंटेम्पलेटिव कब होता है? जब रिफ्लेक्टिव मोड में जाता है. सो द पैसेज इज नॉट ऑन डीप रिफ्लेक्शन या फिलोसफिकल पीओवी पे जा ही नहीं रहा है. क्रिटिकल criticism है past regulatory failures का, but the overall tone is objective rather than purely being critical. Introspective आत्मावलोकन या self reflective वाला idea ने optimistic तो नहीं है. So the only choice that can holistically fit in is analytical, right? So A will be the right answer. चलो, so I hope you enjoyed solving this set. अब एक और question करते हैं. देखिए, I'll give you time to solve this. Read it nicely. So para completion का version है, it's just that you have to insert the statement in the last. So it could be the logical extension of the previous statement. It could be also the conclusion, right? Either of the roles can be played if it's a para completion question. तो मैं आपको पैराग्राफ अच्छे से समझा दूंगी. चलिए, I'll explain this question. Explain the set, right? And then I will explain the options also. और फिर आप जो आंसर है वो आपका होमवर्क है. एक क्वेश्चन तो होमवर्क में बनता है 1 घंटे का सेशन देने के बाद, राइट? तो आप सोच के लिखिएगा, बट आई विल गाइड यू इनफ एंड आई विल गिव यू गुड क्लूज, ठीक है? डोंट वरी मच. सो द अल्ट्रा मॉडर्न आर्किटेक्चर बबल हैज बर्स्ट. तो वो कह रहे हैं कि जो अल्ट्रा मॉडर्न आर्किटेक्चर का जो बबल था, कि लोगों ने माहौल बना रखा था, हुआ बना रखा था, वो बर्स्ट हो रहा है, खत्म हो रहा है. Today in much of the world, new public buildings are no longer designed by the star architects. So नई बिल्डिंग ऐसा नहीं है कि जो टॉप नॉच आर्किटेक्ट्स हैं वो डिजाइन कर रहे हैं. Who dominated in the late, तो 1990s और 2000s में डोमिनेट करते थे. इसमें कौन थे? एक ज़ाहा हादिद, हर्जोग, एंडी मोरोन, रेम Koolhaas and Frank Gehry. तो ये these were the star architects who dominated, but it's no longer the case. Cities are no longer filling with vaulting, flowing, gooey, non-orthogonal buildings engineered through advanced computing power. Architecture has been hit by a new sobriety. ठीक है? So now, what was happening in the past and what is the new trend that has been discussed. सो आई होप द फ्लो ऑफ आइडियाज इज क्लियर. तो पैरा कंप्लीशन का जब आप क्वेश्चन करेंगे ना, तो असेंस क्या है कि आपको कोहेजन एस्टैब्लिश करना है. यू हैव टू पिक अप अ चॉइस विच गोज विद द सिंक, which goes with the rhythm in which the ideas had been presented in the paragraph by the respective author, right? अब आपको ऑप्शंस एक बार देखने हैं कि कौन सी ऐसी चॉइस है जो रिदम एस्टैब्लिश करने में मदद करती है. What could that be? ठीक है, चलिए आप सोचिएगा अच्छे से, थॉट प्रोसेस लगाइएगा. मैंने आपको क्लू दे दिए. इट शुड बी इन फ्लो एंड इन कोहेजन विद द आइडियाज इलस्ट्रेटेड इन द पैराग्राफ. तो राइटफुली ऑप्शंस नेविगेट करके करेक्ट चॉइस क्या है ऑप्शंस में लिखिएगा. आई होप यू एंजॉयड द सेशन. बहुत ही पॉजिटिव माइंडसेट रखिए, स्ट्रॉन्ग विल पावर रखिए, फोकस्ड अप्रोच रखिए. दैट विल डेफिनेटली हेल्प यू सेल थ्रू. गॉड ब्लेस यू. विजयी भव. टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ.